हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भूमिगत जल से बनी आकृति का अध्ययन करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल से बनी आकृति, उसके अपरदन से बनी आकृति और निक्षेपण से बनी आकृति। अब भूमिगत जल की आकृति कहाँ बनेगी? मैदानी भागों में नहीं, यह बनेगी चूना प्रधान वाले इलाकों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ चूना पत्थर की प्रधानता हो या उसकी अधिकता हो, वहीं पर आपको भूमिगत जल की क्रिया या उसके द्वारा अपरदन और निक्षेपण से जो आकृति बनेगी आपको वही देखने को मिलेगी। तो भूमिगत जल से बनी आकृति में आइए हम लोग पहले अपरदन से बनी आकृति। भूमिगत जल के अपरदन से कैसी कैसी आकृति बनती है उसके बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने तो सिर्फ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, आपको ग्राफ के माध्यम से समझाना होगा तो स्ट्रक्चर तो बनाना ही होगा। देख रहे हैं हम लोग कैसे आकृति बना रहे हैं। ये हम लोग भूमि की आकृति बना रहे हैं चूना प्रधान वाले क्षेत्रों का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? लैपिज। लैपिज किसे कहते हैं? आप लोग बरसात का मौसम तो देखे ही होंगे। भूमि पर जब बरसात की बूंदें गिरती हैं मिट्टी पे, तो जो मिट्टी मुलायम होती है वहाँ से वह मिट्टी हट के पानी के साथ बह जाती है, वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, और जो मिट्टी कड़ी होती है वहाँ पर बनी रहती है। तो एक अजीब प्रकार की आकृति हो जाती है, खुरदरा, फिर समतल, फिर खुरदरा, फिर समतल, फिर खुरदरा, फिर समतल, जो आप ऊंच नीच ऐसे थोड़ा सा देखते होइएगा जो ज़मीन पर मिलते हैं, उसको कहते हैं लैपिज। ठीक है, लैपिज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि वर्षा के जल से भूमि पर बनी आकृति को लैपिज कहते हैं, जिसके अंतर्गत मुलायम मिट्टी वर्षा की बूंदों के प्रहार से वहाँ से हट के एक गड्ढा टाइप का छोटा सा गड्ढा बनाती है, और जो कड़ी मिट्टी होती है वहीं पर बनी रहती है। तो एक छोटा छोटा क्या कहते हैं, लगता है कि एकदम क्या है, छोटा छोटा तालाब है और उसके चारों ओर बाउंड्री है, तो ये आकृति बन जाती है जिसको कहते हैं हम लोग लैपिज। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, घोल रंध्र। घोल रंध्र के बारे में देख लीजिए। ये तो हम लोगों ने पता भी किया है कि चूना प्रधान वाले क्षेत्रों में होगा। तो मान लीजिए वर्षा का जल हो या नदी का जल हो, बह रही है, इसको कोई छेद मिला, तो पानी जब भूमि के अंदर जाने लगती है, भूमि के जो चूना प्रधान वाले इलाकों में होता है, तो जिस रास्ते से होकर जाती है उसे कहते हैं घोल रंध्र। देख रहे हैं हम लोग घोल रंध्र कैसा हुआ। अब पानी जब जाती है एक रास्ते से, तो नीचे जाते जाते धीरे धीरे उसकी जो होती है छेद की, वो आपकी उसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है या उसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो घोल रंध्र तो मात्र एक ही छेद से आया, खोल से आया, अब आके आ गया तो 2 या 3 हो गया। अब क्या हो गया, जो छेद हो गया उसका पानी में अंदर जाने का होल, वो क्या हो गया, 2 से 3 हो गया, तो इसको नाम पड़ गया है बिलियन। क्या नाम पड़ गया? बिलियन। अब ये क्या करते हैं, बिलियन जब फिर नीचे आएगा
तो फिर क्या हो जाएगा, संख्या इसकी बढ़ती जाएगी या इसका होल मोटा हो जाएगा, तो इसका नाम पड़ गया है डोलाइन। डोलाइन देख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सब एक ही फिगर से बन जाएगा। लैपिस को छोड़कर सारे जो संरचना है भूमिगत जल के से बनी आकृति का अपर्दन से, तो आपको सारे के सारे एक ही फिगर में घोल, रंध्र, विलयन, डोलाइन अभी तक आ चुका है। अब इसकी संख्या बढ़ती जाएगी तो इसको कहते हैं युवाला। युवाला। और जब इसकी संख्या अंततः बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका नाम पड़ता है प्लंज या पोलिए। देख रहे हैं हम लोगों ने भूमिगत जल के अपर्दन से बनी आकृति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें लैपिज, घोल रंध्र, विलयन, डोलाइन, युवाला, प्लंज और पोलिए। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों के। अब आते हैं भूमिगत जल के निक्षेप से बनी आकृति। कौन कौन आकृति बनती है, स्टेलेक्टाइट, स्टेलग्माइट और कंधरा स्तंभ। ये तीनों को हम लोग एक ही फिगर में देखेंगे। ये हो गया चुनाव प्रधान वाले क्षेत्रों में भूमिगत भूमि। जब पानी रिसिस के, पानी की बूंदें धीरे धीरे रिस के नीचे की ओर गिरती है, तो चूना प्रधान वाला जो क्षेत्र होता है उसमें चूना, पानी जब गिरती है तो उसमें चूना सड़ते जाता है। चूना सड़ते सड़ते वो उसकी आकृति क्या हो जाती है, बड़ी होती चली जाती है। देख रहे हैं इस प्रकार। तो इसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट। ठीक है, और फिर इसका चूंकि ये भी इसकी जो लंबाई है बढ़ती जाती है, ठीक इसके नीचे भी एक एक बूंद करके चूना पत्थर गिरती रहती है, जो आपको इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसकी भी लंबाई क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसको कहते हैं स्टेलग्माइट। आई बात समझ में। अब दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जो संरचना है स्टेलेक्टाइट और स्टेलग्माइट, ये काफ़ी चूँकि धीरे धीरे जमता है तो बहुत काफ़ी मजबूत हो जाता है। इसकी आकृति हम लोग घर में भी बना के दे सकते हैं, जैसे कि फ्रिज में इसकी आकृति बन जाती है। अगर इसको बनाया जाए तो बहुत ही बेहतरीन आकृति बनेगी, और उसको आप आजमा के देखिएगा कि कितनी मजबूत होती है। कभी कभी तो उसका उपयोग हथियार के रूप में भी किया जा सकता है और उससे मर्डर भी किया जा सकता है, क्योंकि इतनी मजबूत होती है, चाकू से भी तेज होती है। ठीक है, अब ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, जो बीच का गैप है, इसको कहते हैं कंधरा स्तंभ। क्या कहते हैं, कंधरा स्तंभ। जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं वो आपको इसी कंधरा स्तंभ से होकर वैष्णो देवी या वैष्णो माता के दर्शन करने जाते हैं, जो काफ़ी कठिन है, क्योंकि यह मजबूत चट्टान है जिसे काटना काफ़ी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वहाँ पर इसको काट के रास्ता नहीं बनाया गया है। और यह कंधरा स्तंभ आपको जो वैष्णो देवी में काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो भूमिगत जल से बनी आकृति जो निक्षेप से बनती है, हम लोगों ने स्टेलेक्टाइट, स्टेलग्माइट और कंधरा स्तंभ के बारे में अच्छी तरह जानकारियाँ प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार हम लोगों ने भूमिगत जल के बारे में अध्ययन किया है। अगला जब हम लोग का वीडियो बनेगा या क्लास होगी तो हम लोग हिम नदी या हिम से बनी आकृति के बारे में जानकारियाँ जुटाएंगे।